नूरपुर गांव में अगर किसी घर को देखकर लोगों को गरीबी का असली मतलब समझ आ जाता था तो वो था यूसुफ का घर। मिट्टी की दीवारें, टूटी हुई खपरेल और ठंडी हवा से कांपता हुआ वो छोटा सा घर मानो हर दिन इस परिवार की परीक्षा ले रहा हो। इसी घर में रहते थे यूसुफ, उनकी पत्नी जैनब, बेटा आदिल और बहू आयशा। आयशा गरीब घर की बेटी थी, लेकिन उसके दिल में उम्मीदों की दौलत भरी हुई थी। इस साल की कड़कड़ाती ठंड ने पूरे गांव को जकड़ लिया था, लेकिन सबसे ज्यादा मार इसी परिवार पर पड़ी थी। अरे बहू आयशा, बस करो अब ये जमीन पर सजावट वजावट, अंदर आ जाओ बेटी। बाहर की ठंड तो जैसे हड्डियों में घुस रही है, हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। ऐसा लग रहा है मानो ठंड कोई राक्षसी बनकर हम पर टूट पड़ी हो। अम्मी, थोड़ा सा सब्र रखिए। कहते हैं ना, जिस घर में साफ सफाई और सुकून होता है वहाँ ऊपर वाला खुद अपनी रहमत भेजता है। हमारे पास दौलत भले ही नहीं है, लेकिन उम्मीद तो है, और इसी उम्मीद के सहारे मैं ऊपर वाले से दुआ कर रही हूँ कि हमारे घर में भी कभी खुशहाली आए। बेटी, तेरी हिम्मत देखकर ही तो हम आज तक टिके हुए हैं। बता, आदिल जाग गया क्या? हाँ अम्मी, जाग तो गए हैं, लेकिन पूरी रात सो नहीं पाए। छत की खपरेल टूट चुकी है, ठंडी हवा सीधी कमरे में घुसती है और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बर्फ की सुइयां चुभो दी हों। तभी यूसुफ खांसते हुए बाहर आते हैं। ऊपर वाला ही जाने जैनब, ये घर अब हमें बचा नहीं पा रहा। छत के छेदों से आने वाली ठंडी हवा मेरी हड्डियों तक को काट रही है। ऐसा लगता है जैसे शरीर में जान ही नहीं बची। अब्बू, आज मैं फिर से मजदूरी के काम पर जा रहा हूँ। अगर कुछ पैसे मिल गए तो 2-4 खपरेल बदलवा देंगे, कम से कम हवा तो कम आएगी। नहीं बेटा, हमारे पास पेट भरने के भी पूरे पैसे नहीं हैं। छत ठीक कराने में हजारों लगेंगे। अभी तो बस यही दुआ है कि किसी तरह ये सर्दी कट जाए। अब्बू, जब तक हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते तब तक छोटा उपाय ही सही। जहाँ जहाँ छेद हैं, मैं पुराने कपड़े और बोरे लगा दूंगी, शायद ठंड थोड़ी कम लगे। वो बस कुछ समय के लिए होगा बेटी। ये घर बहुत पुराना हो चुका है। मुझे डर है कि कहीं ये हमारे सिर पर ही ना गिर जाए। उसी शाम आसमान ने जैसे कहर बरपाने की ठान ली। तेज हवाओं के साथ बेमौसम बारिश शुरू हो गई। बिजली की चमक और बादलों की गर्जना से पूरा गांव दहल उठा। यूसुफ का पुराना घर इस तूफान को झेल नहीं पाया। एक दीवार भरभड़ा कर गिर पड़ी और छत हवा में उड़ गई। परिवार जान बचाकर पास के विशाल बरगद के पेड़ के नीचे जा खड़ा हुआ। बारिश की धार में भीगते हुए और ठंड से कांपते हुए सबकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। हे ऊपर वाले, आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जो थोड़ा बहुत सर छुपाने की जगह थी वो भी छिन गई। अब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को कहाँ ले जाऊं? उनके लिए मेरे पास कोई छत नहीं बची। रो मत बेटा, कम से कम हम सब जिंदा हैं। जान है तो रास्ता भी निकलेगा। जैनब, मेरी सांस अटक रही है। ये ठंड और ये बारिश सब मिलकर मेरी ताकत छीन रहे हैं। अब्बू, हिम्मत मत हारिए। आदिल, रोने से दिल हल्का होता है, लेकिन परेशानी हल नहीं होती। हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हमारे पास ये बड़ा सा बरगद का पेड़ है। पेड़ से क्या होगा आयशा? इसके नीचे खड़े रहेंगे तो बस भीगने से बचेंगे, ठंड से नहीं। नीचे नहीं, ऊपर। हम इस पेड़ की टहनियों के ऊपर घर बनाएंगे। पेड़ पर घर? हाँ, जब मैं छोटी थी मेरे अब्बू जंगल में ऊंचे मंचे बनाते थे। ऊपर रहने से जानवरों से बचाव होता था, लेकिन आज हमें जानवरों से नहीं, ठंड और बारिश से बचना है। हमारे टूटे घर की लकड़ियाँ, खपरेल और बांस हमारे पास हैं। इन्हीं से हम टहनियों के बीच एक छोटा सा कमरा बनाएंगे। पेड़ के बीच में हवा कम लगती है और पत्ते हमें ढाल देंगे। बेटी, क्या सच में ये मुमकिन है? अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। आदिल, उठो, आज ही शुरुआत करनी होगी। आयशा के शब्दों ने आदिल के भीतर नई जान फूंक दी। बारिश थमते ही दोनों ने टूटे घर से लकड़ियाँ, बांस, ताड़ के पत्ते और खपरेल इकट्ठा किए और बरगद की मजबूत टहनियों के बीच एक प्लेटफॉर्म बनाना शुरू किया। पूरी रात मेहनत के बाद अगले दिन पेड़ पर एक छोटा सा घोंसले जैसा घर तैयार हो गया। नीचे से ऊपर जाने के लिए सीढ़ी लगाई गई
और गांव वाले ये नजारा देखकर हैरान रह गए। अम्मी, अब्बू, धीरे धीरे ऊपर आइए, डरने की जरूरत नहीं है। यूसुफ और जैनब ऊपर पहुंचते हैं। आह, यहाँ तो सच में बहुत शांति है। नीचे जैसी ठंड यहाँ महसूस ही नहीं हो रही। आयशा बेटी, तूने हमें फिर से छत दे दी। एक ही रात में तूने हमारे सर पर आसमान वापस रख दिया। अभी सब पूरा नहीं हुआ आदिल। रहने की जगह तो बन गई है, लेकिन पेट की आग भी बुझानी है। मैं नीचे ऐसा चूल्हा बनाऊंगी कि धुआं ऊपर ना आए और गर्मी हमारे कमरे तक पहुंचती रहे। आयशा ने पेड़ की जड़ों के बीच एक गड्ढा खोदा और वहाँ चूल्हा बनाया। पुरानी लोहे के पाइप से उसने चिमनी बनाई ताकि धुआं ऊपर न जाए। धीरे धीरे चूल्हे की गर्मी पेड़ के घर तक पहुँचने लगी। अद्भुत बेटी, बड़े बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर भी इतना समझदारी भरा उपाय नहीं सोच पाते। ऊपर वाले ने तुझे सिर्फ बहू नहीं, हमारा सहारा बनाकर भेजा है। बरगद के पेड़ पर बने उस छोटे से घर ने यूसुफ के परिवार को ठंड और बारिश से तो बचा लिया, लेकिन जिंदगी की एक और सख्त सच्चाई अब सामने आ खड़ी हुई थी, और वो थी भूख। घर में रखा थोड़ा बहुत अनाज खत्म हो चुका था, सब्जियों का नामो निशान नहीं था, और आदिल को कई दिनों से कोई मजदूरी भी नहीं मिल रही थी। ठंड के साथ साथ अब पेट की आग भी सबको सताने लगी थी। बहू, आज हम क्या खाएंगे? घर में ना दाल बची है ना आटा, और इस उम्र में खाली पेट रहना दिल और शरीर दोनों को तोड़ देता है। अम्मी, जब जेब खाली हो जाती है तो इंसान को आंखें खोलकर ऊपर वाले की बनाई हुई दुनिया देखनी चाहिए। हमारे पास पैसे भले ही ना हो, लेकिन हमारे पास ये पेड़, ये फल और ये जमीन की नेमतें तो है। इस बरगद के पास सीताफल के कई पेड़ हैं और पास ही सहजन का पेड़ भी है। मैं फल और पत्तियां ले आती हूँ, आज कोई भूखा नहीं सोएगा। लेकिन बहू, सीताफल ठंडी तासीर का होता है। इस सर्द मौसम में तबीयत और खराब हो सकती है। अम्मी, कच्चा खाने से सर्दी लगती है, लेकिन जब वही फल प्यार और अकल से पकाया जाए तो वो दवा बन जाता है। मैं सीताफल के गूदे और गुड़ से गरम पायसम बनाऊंगी, जो शरीर को अंदर से गरम रखेगा, और सहजन की पत्तियों की दाल हमें ताकत भी देगी। आयशा नीचे उतरी, पेड़ों से फल तोड़े, पत्तियां इकट्ठी की और चूल्हे पर खाना बनाने लगी। थोड़ी ही देर में गरम पायसम और दाल की खुशबू हवा में फैलने लगी। वो खुशबू सिर्फ पेट ही नहीं, दिल को भी सुकून देने लगी। उसी रास्ते से गांव के सरपंच गुजर रहे थे और खुशबू ने उनके कदम रोक दिए। जब उन्होंने पेड़ पर बना घर देखा तो उनकी आंखों में हैरानी चमक उठी। अरे आदिल, ये क्या अनोखा नजारा है। तुमने तो पूरा घर पेड़ के ऊपर बना लिया। इतनी समझदारी मैंने पहले कभी नहीं देखी। हमारा घर तूफान में गिर गया था। आयशा ने ये उपाय बताया तो हमने बरगद को अपना नया सहारा बना लिया। कमाल है। वैसे ये खुशबू किस चीज की है? मुंह में तो अभी से पानी आ गया। सरपंच जी, ये सहजन की पत्तियों की बाल है और सीताफल की गर्म खीर। अगर आप चाहें तो थोड़ा चख सकते हैं। जरूर, क्यों नहीं। आयशा पत्ते पर खाना परोसती है। सरपंच एक कौर लेते हैं और स्वाद में खो जाते हैं। अरे वाह, ये स्वाद तो शहर के बड़े होटलों में भी नहीं मिलता बेटी। तुम्हारे हाथों में तो सच में बरकत है। इस ठंड में ये गरम खीर सीधे दिल तक पहुंच गई। शुक्रिया सरपंच जी, ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। आदिल, मुझे एक बात सूझी है। हमारे गांव में दूर दूर से पर्यटक आते हैं। उन्हें शांति, सादगी और गरम खाना चाहिए। तुम ये ट्री हाउस एक छोटे से रेस्टोरेंट में क्यों नहीं बदल देते? रेस्टोरेंट? हम जैसे गरीब लोग? हाँ बिल्कुल, तुम जैसे लोग नई सोच और आयशा के हाथों का स्वाद मिलकर कमाल कर सकते हैं। निवेश की चिंता मत करो, मैं शुरुआत में मदद करूंगा। जब कमाने लगो तब लौटा देना। मुनाफा पूरा तुम्हारा होगा। सरपंच जी, क्या सच में हमारे बुरे दिन खत्म हो सकते हैं? जरूर यूसुफ भाई, आपकी बहू की समझदारी आपको जमीन से उठाकर पेड़ तक ले आई है, और अब यही पेड़ आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। एक हफ्ते की मेहनत के बाद बरगद के पेड़ पर एक छोटा सा ट्री होटल तैयार हो गया। नीचे लकड़ी का बोर्ड लगा और ऊपर टहनियों के बीच साफ सुथरा लेकिन दिल से बना रेस्टोरेंट सज गया।
आयशा और आदिल दिन रात मेहनत करते रहे। ज़ैनब और यूसुफ हर काम में उनका साथ देते रहे। मेन्यू में सहजन की दाल, रागी की रोटियां, सीताफल की खीर और बाजरे के चावल शामिल थे। गरीबी की राख से अब उम्मीद का फूल खिलने लगा था। एक ठंडी सुबह जब सूरज की हल्की किरणें बरगद के पत्तों से छनकर जमीन पर गिर रही थी, तभी पेड़ के पास एक चमकदार कार आकर रुकी। कार से 4 पर्यटक उतरे। उनके चेहरों पर उत्सुकता थी और आंखों में नए अनुभव की चमक थी। वाह, ये ट्री हाउस तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पेड़ पर बना ऐसा घर हमने पहले कभी नहीं देखा। क्या हम ऊपर जा सकते हैं? जरूर, चलो। इस कड़ाके की ठंड में पेड़ के ऊपर बैठकर गर्मा गर्म खाना खाने का मजा ही कुछ और होगा। चारों पर्यटक सीढ़ी से ऊपर चढ़े। आयशा और ज़ैनब मुस्कान के साथ उनका स्वागत करने लगी, जबकि यूसुफ ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और हालचाल पूछा। पेड़ का छोटा सा कमरा अब मेहमानों की हंसी और खाने की खुशबू से भर गया। मैडम, ये खीर तो कमाल की है। इतनी स्वादिष्ट की लगता है जैसे घर की याद आ गई हो। क्या आप इसकी रेसिपी बता सकती हैं? सर, ये मेरी दादी अम्मी की सिखाई हुई रेसिपी है। हर दादी की रसोई में कुछ राज होते हैं और ये हमारा छोटा सा सीक्रेट है। खाना खत्म होने के बाद चारों पर्यटक नीचे उतरे, जहां आदिल लकड़ी के मेज के पास बैठा था। उसके चेहरे पर उम्मीद और घबराहट दोनों झलक रही थी। भाई साहब, आपकी जगह भी बहुत अच्छी है और खाना तो उससे भी बेहतर। यहाँ आकर सच में सुकून मिला। शुक्रिया जनाब, आपका बिल कुल 500 रुपए हुआ। ये लीजिए 1000 रुपए, बाकी के 500 आप रख लीजिए। इसे हमारी तरफ से छोटा सा सम्मान समझिए। आपकी मेहनत और सेवा दोनों काबिले तारीफ हैं। पर्यटक मुस्कुराते हुए कार में बैठकर चले गए। आदिल हाथ में पकड़े 1000 रुपए के नोट को कुछ देर तक देखता ही रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि राहत और उम्मीद के थे। आयशा, पहले हम दिन भर मेहनत करके सिर्फ 100 रुपए कमा पाते थे और आज देखो, एक ही घंटे में 1000 रुपए। ये सब तुम्हारी समझदारी और हिम्मत की वजह से हुआ है। ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं है आदिल, ये हमारे पूरे परिवार की मेहनत और ऊपर वाले की मेहरबानी का नतीजा है। लोग ठीक कहते हैं कि जब ऊपर वाला एक दरवाजा बंद करता है तो कहीं ना कहीं एक नई खिड़की जरूर खोल देता है। हमारा घर गिरना शायद हमारे जीवन की नई शुरुआत थी। बिल्कुल बेटी, गरीबी कोई अभिशाप नहीं होती, बल्कि वो इंसान को मजबूत बनाना सिखाती है। आज हमारे पास सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि इज्जत, आत्मसम्मान और उम्मीद भी है। कुछ ही महीनों में बरगद का वो ट्री हाउस पूरे इलाके में मशहूर हो गया। शाम होते ही रंग बिरंगी लाइटें जल उठती और नीचे लोगों की लंबी कतार लग जाती। जो ठंड कभी इस परिवार के लिए मुसीबत थी, अब वही ठंड उनके लिए रोजगार और खुशहाली का मौसम बन गई थी। उसी शाम सरपंच वहां पहुंचे। क्यों यूसुफ भाई, अब तो आपका कारोबार खूब चमक रहा है। सब आपकी मदद और मेरी बहू की समझदारी का नतीजा है सरपंच जी। अगले महीने हम नीचे एक पक्का घर बनाने जा रहे हैं, लेकिन इस ट्री हाउस को कभी नहीं हटाएंगे। ये हमारे लिए किसी इबादत की जगह से कम नहीं है। तभी आयशा मिठाई की थाली लेकर आती है। ये संक्रांति की खास अरिसेलू मिठाई है, कृपया स्वीकार कीजिए। धन्यवाद बेटी, तुम सच में इस गांव के लिए प्रेरणा बन गई हो। आदिल और आयशा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनकी आंखों में संघर्ष की यादें थीं, लेकिन दिल में सुकून था। आदिल, ठंड अभी भी तेज है। मुझे अब्बू के लिए काढ़ा बनाना है ताकि उनकी तबीयत ठीक रहे और उन्हें आराम मिले। आयशा, तुम अपने हाथों से जो भी बनाती हो वो सिर्फ खाना नहीं बल्कि अमृत बन जाता है। पूरा परिवार हंस पड़ा। बरगद की टहनियां हवा में झूमने लगी, मानो वे भी इस परिवार को ऊपर वाले की रहमत और दुआओं से नवाज रही हों। समंदर के किनारे बसे एक छोटे से गांव नूरपुर में लहरों का शोर ही वहां के लोगों की जिंदगी का संगीत था। गांव के सबसे आखिरी छोर पर जहां समंदर की लहरें रेत को चूमती थीं, वहां फूस और ताड़ के पत्तों की एक पुरानी झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में रहमान अपनी बीवी जोहरा के साथ रहता था। रहमान एक सीधा साधा मछुआरा था।
उसके पास दौलत के नाम पर बस एक पुरानी नाव, एक जाल और ऊपर वाले की जात पर अटूट भरोसा था। रहमान बहुत मेहनती था। अगर ऊपर वाला रिजिक यानी रोजी देता तो शाम को दस्तरख्वान पर सालन रोटी दिखती, वरना वे दोनों गरम चावल के पानी यानी गंज को ही नेमत समझकर पी लेते और शुक्र अदा करते। एक शाम रहमान थका हारा मछलियां बेचकर लौटा। जोहरा दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। तशरीफ ले आए आप? आज बड़ी देर कर दी। क्या आज ऊपर वाले ने कोई रहमत दिखाई? जाल में कुछ अच्छी मछलियां फंसी क्या? हाँ जोहरा, आज उस परवरदिगार का बड़ा करम रहा। जाल में बहुत उम्दा मछलियां आई थी। हमारे गांव के बड़े ताजिर कासिम सेठ ने उन सबको अच्छे दाम पर खरीद लिया। ये लो पैसे, इनसे कल के लिए कुछ आटा, नमक और राशन ले आना। और सुनो जोहरा, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ पैसे बचाकर तुम्हारे लिए कांच की चूड़ियों की एक जोड़ी खरीद लो। बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ सूने हैं। रहमान, इन चूड़ियों और जेवरों की क्या जरूरत है? आप जानते हैं कि मॉनसून करीब है। हमें सबसे पहले अपनी इस झोपड़ी की छत को ठीक करना चाहिए ताकि बारिश का पानी घर के अंदर ना आए। जो ऊपर वाले ने हमें दिया है उसमें सब्र और संतोष से जीना ही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। आप बहुत थक गए हैं, हाथ मुंह धोकर आइए, मैं आपके लिए ताज़ा गंजी परोसती हूँ। जोहरा, तुम्हारी जैसी नेक और समझदार बीवी मिलना ही मेरा असली नसीब है। जब तक हमारा दिल साफ है और ऊपर वाला हमारे साथ है, हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। एक रात अमावस का अंधेरा था और समंदर किसी भूखे शेर की तरह दहाड़ रहा था। गांव का कोई भी मछुआरा उस तूफानी मंजर को देखकर समंदर में उतरने की हिम्मत नहीं कर सका, लेकिन रहमान ने हिम्मत जुटाई। उसे अपनी बीवी के लिए एक पक्की छत और सुकून की जिंदगी चाहिए थी। वो ऊपर वाले का नाम लेकर अपनी नाव लेकर समंदर के सीने पर सवार हो गया। आधी रात गुजर गई, घंटों लहरों से लड़ा, पर एक भी छोटी मछली जाल में नहीं फंसी। ऊपर वाले, क्या आज खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा? आज रिजिक में इतनी तंगी क्यों है? मैं जोहरा को क्या मुंह दिखाऊंगा? जैसे ही वो मायूस होकर जाल समेटने लगा, अचानक उसे महसूस हुआ कि जाल बहुत भारी हो गया है। नाव एक तरफ झुक गई। रहमान ने अपनी पूरी जान लगाकर जाल को खींचा। जैसे ही जाल नाव पर आया, उसकी आंखें फटी रह गईं। जाल के बीचों बीच एक ऐसी मछली थी जिसके छिलके सोने की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखें कीमती नीलम पत्थर जैसी नीली और गहरी थीं। है मेरे ऊपर वाले, ये तेरी कैसी कुदरत है? सुनहरी मछली। अगर मैं इसे कासिम सेठ को बेच दूं तो वो मुझे हजारों अशरफियां देगा। हमारी सारी गरीबी, सारी तकलीफें एक ही पल में खत्म हो जाएंगी। वो मछली इंसानों की साफ जुबान में बोल उठी। ठहरो एक नेक इंसान, मुझे तकलीफ मत पहुंचाओ। अगर तुम मुझे बाजार में बेचोगे तो तुम्हें सिर्फ चंद दिनों की दौलत मिलेगी, लेकिन अगर तुम मुझे जीने दोगे तो मैं तुम्हारे घर में सुख और खुशहाली का जरिया बनूंगी। तुम बात कर रही हो? कौन हो तुम? क्या तुम ऊपर वाले की कोई विशेष रचना हो? मैं जो भी हूँ तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लेने आई हूँ। मुझे अपने घर ले चलो, किसी की नजर ना पड़े ऐसे मुझे एक बड़े मिट्टी के मटके में खारे पानी के साथ रखो। मैं तुम्हें हर सुबह सोने का एक अंडा दूंगी। उसे बेचकर तुम अमीर बन सकते हो, लेकिन ये राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर ये बात फैली तो तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। रहमान समझ नहीं पा रहा था कि ये कोई सपना है या हकीकत। उसने मछली को अपनी चादर में लपेटा और चुपचाप घर ले आया। फजर की अजान से पहले उसने जहरा को जगाया और पूरी बात बताई। जहरा को पहले तो यकीन नहीं हुआ, पर जब मछली ने उसके सामने बात की तो वो दंग रह गई। दोनों ने घर के पिछवाड़े एक बड़े मिट्टी के मटके में उसे छुपा दिया। अगली सुबह वे डरते डरते मटके के पास गए। शुक्र है ऊपर वाले का। रहमान, देखिए, ये तो वाकई सच है। ये खालिस सोने का अंडा है। हमारा नसीब जाग गया, हमारी गरीबी दूर हो गई। हाँ जोहरा, लेकिन बहुत होशियार रहना।
इस बात की भनक हमारी परछाई को भी नहीं लगनी चाहिए। मैं इसे शहर के बड़े जौहरी के पास जाकर बेच आता हूँ। रहमान ने वो अंडा शहर में बेचा और उसे बहुत सारे पैसे मिले। धीरे धीरे उनकी झोपड़ी एक आलीशान पक्के मकान में बदल गई। रहमान ने अब समंदर की लहरों से लड़ना छोड़ दिया था। जोहरा कीमती कपड़ों और जेवरों में नजर आने लगी। गांव के लोग हैरान थे कि एक मामूली मछुआरा रातों रात इतना रईस कैसे हो गया। खासकर रहमान का एक दूर का भाई बशीर, जो बहुत ही लालची और जलनखोर इंसान था। एक दिन जब रहमान बाजार से लौट रहा था, बशीर ने उसे रोक लिया। क्यों रहमान भाई, आजकल समंदर के किनारे आपके कदम नहीं पड़ते? बिना मछली पकड़े घर कैसे चल रहा है? या फिर उस कासिम सेठ की तिजोरी पर हाथ साफ कर दिया है? बशीर, अपनी जुबान को लगाम दो। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, बस ऊपर वाले का करम है, मुझे एक छुपा हुआ रिज़िक मिल गया है। अच्छा, क्या रिज़िक सिर्फ नेक लोगों को ही मिलता है? और कैसा खजाना है जो हर हफ्ते तुम्हें शहर ले जाता है? कुछ तो राज है तुम्हारे पास, वरना एक मछुआरा इतना बड़ा मकान नहीं बनवा सकता। रहमान इन सवालों का जवाब नहीं दे पाया और वहां से खिसक गया। लेकिन बशीर ने जो शक का बीज बोया था, वो पूरे गांव में फैल गया। ये खबर कासिम सेठ के कानों तक भी पहुंच गई। सुनो, उस रहमान के बारे में पता लगाओ। कहते हैं उसके पास कोई ऐसी चीज है जो उसे रोज दौलत दे रही है। उस पर कड़ी नजर रखो, उसकी हर पल की खबर मुझे चाहिए। उस दिन से रहमान के जीवन का सुकून छिन गया। बशीर हर वक्त उसके घर के आसपास मंडराता रहता और कासिम सेठ के आदमी साए की तरह उसका पीछा करते। रहमान की रातों की नींद उड़ गई। एक रात जोहरा ने उदास होकर अपने शौहर से कहा, रहमान, ये कैसा बेचैनी भरा जीवन है। ये सोना हमें मन की शांति नहीं दे रहा, बल्कि हमारे चेहरों की मुस्कान छीन रहा है। हर पल ऐसा लगता है जैसा कोई हमें देख रहा है। मुझे डर लग रहा है। जोहरा, तुम चुप रहो। जहाँ दौलत होती है वहाँ खौफ तो होगा ही। अब हम गरीब नहीं रहे, हमें इस अमानत को बचाना होगा। हमें हर किसी से सावधान रहना होगा। सावधान रहने का मतलब क्या ये है कि हम अपनों से बात करना भी छोड़ दें? आपको अपनी नाव और उस समंदर से दूर हुए कितना वक्त हो गया जिससे आप प्यार करते थे? क्या हमें वाकई ऐसी दौलत की जरूरत है जो हमारी नींदें छीन ले? हाँ, जरूरत है। तुम बेकार की बातें मत करो और सो जाओ। रहमान ने उसे चुप तो करा दिया, लेकिन उसका अपना डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसने उस मछली वाले मटके को घर के एक अंधेरे कोने में और भी गहराई में छुपा दिया। बशीर ने लालच में आकर रहमान के घर की छत से झांकने की कोशिश की। रहमान की आंख खुल गई और वो जोर जोर से चिल्लाया, चोर, डाकू, पकड़ो इसे। बशीर तो भाग गया, लेकिन ये बात पंचायत तक पहुंच गई। क्यों रहमान, तुम्हारे घर में ऐसी क्या दौलत है कि लोग रात को छतें फाड़ रहे हैं? बशीर का दावा है कि तुम कोई गैर कानूनी काम कर रहे हो। सच बताओ, क्या छुपा रहे हो? हुजूर, इसके घर में सोने के अंडे देने वाली कोई चीज है। आपको इसके घर की तलाशी लेनी चाहिए। नहीं हुजूर, ऐसा कुछ नहीं है। ये बशीर झूठ बोल रहा है। अगर कुछ नहीं है तो डर कैसा? कल सुबह मेरे सिपाही आकर तुम्हारे पूरे घर की तलाशी लेंगे। अगर कुछ मिला तो तुम्हें कैद खाने में डाल दूंगा। कासिम सेठ की धमकी ने रहमान के होश उड़ा दिए। वो गिरता पड़ता घर आया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। जोहरा, हम बर्बाद हो गए। कल तलाशी होगी। अगर उन्होंने वो मछली देख ली तो वे हमें चोर बताकर जेल में डाल देंगे। सब खत्म हो जाएगा। रहमान बेबस होकर जमीन पर बैठ गया। जोहरा शांति से उसके पास आई और उसका हाथ थाम लिया। रहमान, अब तो देख लीजिए, इस सोने ने हमें क्या दिया। इसने पेट भरने के लिए अच्छा खाना तो दिया, लेकिन आंखों की नींद छीन ली। इसने पक्का मकान तो दिया, पर मन का चैन छीन लिया। ये कोई रहमत नहीं है, ये हमारे लिए आजमाइश, परीक्षा बन गई है। हम पहले कितने खुश थे, दिन भर मेहनत करते और रात को सूखी रोटी खाकर भी चैन से सोते थे।
जोहरा की बातें रहमान के ज़मीर पर चोट कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि जब से ये धन आया है उसने ना तो सुकून से इबादत की, ना ही समंदर की ताज़ा हवा महसूस की। तुम सच कह रही हो जोहरा, मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे ये दौलत नहीं चाहिए, मुझे मेरा पुराना सुकून और मेरा आज़ाद जीवन वापस चाहिए। रहमान ने एक बड़ा फैसला लिया। जब पूरी दुनिया सो रही थी, रहमान ने उस मटके को उठाया और चुपचाप समंदर की ओर चल पड़ा। रात की चांदनी में समंदर बहुत पुरसुकून लग रहा था। रहमान ने अपनी पुरानी नाव पानी में उतारी और चप्पू चलाते हुए उसी जगह पहुंचा जहां उसे वो मछली मिली थी। ऐ समंदर की मछली, तुमने मुझे दौलत दी पर मैं उस बोझ को नहीं उठा सका। मुझे माफ कर देना। तुम्हारा घर ये छोटा मटका नहीं, ये विशाल समंदर है। तुमने जो कुछ मुझे दिया था वो मैं तुम्हें आज लौटा रहा हूँ। मुझे मेरी पुराना शांति वापस दे दो। अब तुम भी आजाद हो। उसने मटका समंदर में पलट दिया। वो सुनहरी मछली एक आखिरी बार चमकी और नीले पानी की गहराइयों में खो गई। रहमान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सीने से कोई बहुत बड़ा पत्थर हट गया हो। वो घर लौटा और महीनों बाद ऐसी नींद सोया जैसे कोई मासूम बच्चा। अगली सुबह कासिम सेठ के सिपाही और बशीर रहमान के घर आ धमके। उन्होंने पूरा घर छान मारा पर उन्हें कुछ न मिला। बशीर, तुमने हमारा वक्त बर्बाद किया। यहाँ तो टूटे हुए मटकों के अलावा कुछ नहीं है। पर हुजूर, मैंने देखा था। देख लिया आपने? मेरे घर में बस मेरी मेहनत की हलाल रोटी है। यही मेरी असल जिंदगी है। सिपाही बशीर को डांटते हुए चले गए। जोहरा दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। रहमान, अब हमारे पास फिर से कुछ नहीं है। क्या आपको बुरा लग रहा है? नहीं जोरा, आज मुझे वो चीज मिल गई है जो इस दुनिया के किसी खजाने में नहीं है, मन का सुकून। ये चैन की नींद और आजादी, सोने के अंडे इसके सामने कुछ भी नहीं है। हम गरीब नहीं है जोरा, हम दुनिया के सबसे खुशहाल लोग हैं, क्योंकि हमारा दिल और रिज़्क अब साफ है। रहमान ने अपना जाल उठाया और खुशी खुशी समंदर की लहरों की ओर चल पड़ा।